हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते प्यारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की शानदार धुआंधार क्लास में हम सभी लोग चैप्टर नंबर 3 धारा विद्युत के पार्ट 2 यानी पार्ट 1 में दोस्तों जो आपका लेक्चर नंबर रहा होगा 5, लेक्चर डेरिवेशन के लेक्चर नंबर 5, न्यूमेरिकल में नहीं भाई, डेरिवेशन के लेक्चर नंबर 5 में हमने धारा विद्युत के पार्ट 1 के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन थे काफ़ी हद तक किए हैं। कुछ बचे हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन को आज की क्लास में हम सभी लोग देखने वाले हैं। तो आज की दोस्तों जो क्लास में देखेंगे आपको देखने के बाद लगेगा कि हाँ भैया ये तो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं है। बढ़िया तरीके से यहाँ पे जब क्लास में देखे रहेंगे, 1-2 बार 3 बार बढ़िया से प्रैक्टिस किए रहेंगे, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में करके ही आएंगे, छोड़ कर नहीं आएंगे। तो निकालिए कॉपी और पेन, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन का बढ़िया तरीके से इंजॉय करते हैं। दोस्तों आज का पहला डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन दोस्तों 2 तरीके से पूछा गया है। एक डेरिवेशन जो मैं पहले लिखा हुआ हूँ और दूसरा डेरिवेशन इसका क्या है, पहले मैं इसको बात पढ़ लूँ। क्या है कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल तथा सिरों के बीच विभवांतर में अंतर क्या है। देखो कितना बढ़िया है कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल तथा सिरों के बीच विभवांतर में क्या अंतर है, दोनों के बीच संबंध बताने वाले सूत्र का निगमन कीजिए। और इसी क्वेश्चन को एक बार और अलग तरीके से पूछा गया है। अलग तरीके से क्या पूछा गया इसी क्वेश्चन को दोस्तों, कहा गया है किसी सेल के टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। जो यहाँ पे फार्मूला निकालेंगे दोस्तों वही फार्मूला उसमें भी कि किसी सेल के टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध बताने वाला सूत्र स्थापित कीजिए और दिखाइए कि टर्मिनल विभवांतर सेल से ली गई धारा पर निर्भर करता है। दोस्तों मिला जुला करके ये देखो कितना थोड़ा सा पूछने का टाइटल अलग है, लेकिन वो डेरिवेशन और ये डेरिवेशन दोनों डेरिवेशन दोस्तों सेम है। तो 2 डेरिवेशन और दोनों दोस्तों एग्जाम में आए हैं, वो भी एग्जाम आया हुआ है, ये भी एग्जाम आया हुआ है, तो मैंने इसको लिखा हुआ है। और दोस्तों अगर उस तरीके से पूछे तो आपको यही बार डेरिवेशन करना है। तो दोस्तों जब भी हम लोग डेरिवेशन, आपको तो इतना अंदाज़ा हो गया, जब भी हम लोग डेरिवेशन करते हैं तो डेरिवेशन में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चंस के हर एक वर्ड की मीनिंग को पहले मैं बताता हूँ बढ़िया से, ताकि उससे रिलेटेड एक नंबर के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो भी काफ़ी हद तक कवर होते जाएं। बाकी अलग से 1 नंबर की जो वीडियो बनेगी तो बनेगी, लेकिन अभी से थोड़ा ऐसे करते रहेंगे ना, थोड़ा डिटेल में नॉलेज होता रहेगा, ठीक ना। सबसे पहला काम वही है, किसी सेल। दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड आया है सेल। हम लोग अक्सर सेल नहीं बता पाते हैं, एग्जामिनर के सामने मुंह बना लेते हैं, एग्जामिनर से पूछता है व्हाट इज सेल, सेल क्या है, नहीं बता पाते। दोस्तों 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है सेल, वाइवा के लिए। सेल दोस्तों क्या है, सेल अगर कोई पूछे आपसे सेल क्या है तो बताओगे सेल एक ऐसी युक्ति है, सेल एक ऐसा साधन है, चाहे युक्ति बोलो चाहे साधन बोलो, सेल एक ऐसी युक्ति है जो क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को जो दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को क्या करती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाली युक्ति को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक ना। ये आपको याद होना चाहिए कि सेल इज अ डिवाइस हुच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, ऐसे डिवाइस को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये जो सेल होता है, ये सेल 2 टाइप का होता है। सेल कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक वाले सेल को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल, और दूसरे वाले सेल को हम लोग बोलते हैं द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल। प्राथमिक सेल क्या होता है, प्राथमिक सेल वे सेल होती हैं जो एक बार डिस्चार्ज हो जाती हैं तो हमेशा के लिए डिस्चार्ज हो जाती हैं, उन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। द्वितीयक सेल एक ऐसी सेल होती हैं जिसे दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। जैसे दोस्तों घड़ी की बैटरी है, कलाई घड़ी में जो लगी रहती है उसकी बैटरी है, रिमोट की बैटरी है, ये सभी क्या हैं, प्राथमिक सेल हैं, इन्हें आप दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। जबकि दोस्तों द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं।
एक बार डिस्चार्ज होने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं कि रासायनिक मतलब जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में संचित कर लेते हैं, फिर उसी रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में संचित करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर उसी रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में यूज करते हैं। तो ऐसे सेल को क्या बोलते हैं? द्वितीयक सेल। अब दोस्तों ये द्वितीयक सेल भी दो टाइप का होता है। द्वितीयक सेल भी दो टाइप का होता है। एक होता है इसका द्वितीयक सेल का नाम, दूसरा नाम होता है संचायक सेल। द्वितीयक सेल का दूसरा नाम होता है संचायक सेल, एक्यूमुलेटर सेल, संचायक सेल। अब ये दोस्तों संचायक सेल या द्वितीयक सेल दो टाइप का होता है। एक होता है सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल, और एक होता है क्षारीय संचायक सेल, लेड एक्यूमुलेटर, और इसको बोलते हैं एल्कली एक्यूमुलेटर। तो कहने का मतलब है कि जो अपना सेल है, सेल समझ में आ गया। सेल क्या है? सेल ऐसी रासायनिक ऊर्जा जो सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। सेल दो प्रकार का होता है, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें हम लोग दोबारा चार्ज कर सकते हैं। द्वितीयक सेल दो प्रकार का, सीसा संचायक सेल और क्षारीय संचायक सेल, ठीक ना दोस्तों। सेल अगर कोई है, सेल का सिंबल जो होता है, सेल का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल। और बहुत सारे सेल ऐसे साथ में लगा दिए गए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बैटरी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बैटरी बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। तो जो सेल से धारा बहती है उसकी दिशा क्या होती है? एक नंबर का इंपॉर्टेंट है वाइवा के लिए कि सेल से जो धारा प्रवाहित होती है वो धन सिरे से प्रवाहित होती है, धन सिरे से ऋण सिरे की ओर, जबकि सेल के अंदर ऋण सिरे से धन सिरे की ओर। सेल के अंदर ऋण सिरे से धन सिरे की ओर, सेल के बाहर धन सिरे से ऋण सिरे की ओर धारा प्रवाहित होती है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है। तो इतनी बातें दोस्तों आपको सेल से रिलेटेड है। अब बताओ सेल्स के बारे में इतनी जानकारी सुन करके मज़ा आया कि नहीं आया? इतनी जानकारी दोस्तों, ये दोस्तों कितने लोग भूल जाते हैं कि सेल से धारा किधर प्रवाहित होती है। ये सब काम अपने यहाँ पे आएगा कि सेल से बाहर जो धारा प्रवाहित होती है धन सिरे से ऋण सिरे की ओर, और सेल के अंदर ऋण सिरे से धन सिरे की ओर धारा प्रवाहित होती है, ठीक ना। मजा आया? चलो भाई आगे आते हैं। अगले दोस्तों अपना जो वर्ड है विद्युत वाहक बल। दोस्तों विद्युत वाहक बल एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे अंतर पूछ भी रहा है विद्युत वाहक बल। तो दोस्तों विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है E=W/Q, E=W/Q। ये फार्मूला है। इस फार्मूले से आप इसका SI यूनिट, मात्रक, बीमा वगैरह वगैरह सब कुछ बता सकते हैं। लेकिन जो परिभाषा बतानी है दोस्तों, परिभाषा क्या बताओगे? कोई नया सेल है, कोई नए सेल के सिरों के बीच का विभवांतर, नए सेल जिसका कोई यूज नहीं हुआ हो, ऐसे लिखो, नए सेल जिसका कोई यूज नहीं हुआ रहता है, ऐसे सेल के सिरों के बीच के विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। और एक बार सेल यूज हो जाए, एक बार सेल यूज हो जाए तब उसके सिरों के बीच के विभवांतर को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। नया सेल लेकर आए हो, उसका कोई यूज नहीं किए हो, तब उसके सिरों के बीच के विभवांतर को टर्मिनल विभवांतर, और यूज कर लिए हो तब उसके सिरों के बीच के पोटेंशियल को क्या बोलेंगे हम लोग? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक ना। तो अंतर क्या हो गया? किसी सेल के विद्युत वाहक बल का टर्मिनल सिरों के बीच विभवांतर में क्या अंतर है? तो जो नया सेल है, नए सेल के सिरों के बीच के विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल बोलते हैं, जबकि सेल का यूज, सेल का उपयोग हो जाने पर सेल के सिरों के बीच के विभवांतर को टर्मिनल विभवांतर या विभवांतर कहते हैं, ठीक है। दोनों के बीच संबंध बताने वाले सूत्र का निगमन कीजिए। दोनों के बीच संबंध बताने वाला सूत्र दोस्तों होता है V=E-IR, V=E-IR। इस फार्मूले में V क्या होता है? टर्मिनल विभवांतर होता है। E क्या होता है? सेल का विद्युत वाहक बल होता है। I क्या होता है? सेल से प्रवाहित होने वाली धारा है। I क्या है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। एक अगली क्लास में हमने प्रतिरोध के बारे में सीखा था। यहाँ पे क्या है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल के घोल के द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। जबकि प्रतिरोध किसे कहते हैं? कि विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को सेल का प्रतिरोध, और सेल के घोल के द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक ना। इतनी बातें दोस्तों। अब इस फार्मूले पर डेरिवेशन पे आते हैं। अब इतनी बेसिक बातें बताने के बाद आपको मैं फार्मूला डेरिवेशन करा रहा हूँ दोस्तों। ये चीज़ आपको सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि डायरेक्ट कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, डायरेक्ट डेरिवेशन पे आ जाए? इस बात के लिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में मेंशन करना कि कौन सा तरीका सही है, डायरेक्ट डेरिवेशन बताया जाए या सब कुछ थ्योरी बताने के बाद डेरिवेशन बताया जाए।
ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आपको एकदम जीरो से बताऊँ, ताकि आप इसी क्लास के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से सीख पाओ, ठीक ना। अब दोस्तों इसका डेरिवेशन करते हैं हम लोग, और इसका डेरिवेशन करने के लिए पहले मैं सब इरेज कर दूँ, ठीक ना। इरेज कर दे भाई। कुछ दोस्तों आपको जानकारी मिली होगी, अच्छा लगा होगा, मुझे यहाँ तक लगता है कि आपको ये सब चीज़ बेसिक जानकारी थी, और बेसिक जानकारी को मैं बता करके चाहता हूँ कि आपको जीरो से ऊपर ले जाऊँ। तो इसको दोस्तों डिराइव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक सर्किट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सर्किट को हिंदी में बोलते हैं परिपथ। एक परिपथ बनाते हैं, और परिपथ बनाने के लिए मैंने देखो ये बनाया, इसको हम लोग बोलते हैं सेल, और सेल के साथ उसका प्रतिरोध लगा है, जिसे हम लोग बोलेंगे आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध का सिंबल क्या होता है? स्मॉल आर। कोई नया सेल है जिसका कोई यूज नहीं है, उसके सेल के सिरों का विभवांतर कैपिटल ई, ये है प्लस और ये है माइनस, एकदम बेसिक चीज़। इस सेल के साथ दोस्तों इसके बाह्य परिपथ में एक प्रतिरोध लगा, इसे हम लोग बोलेंगे बाह्य प्रतिरोध। बाह्य प्रतिरोध जो होता है आंतरिक प्रतिरोध से ज़्यादा होता है, इसलिए इसे कैपिटल आर लिखते हैं। ये जो प्रतिरोध है इसके सिरों का जो विभवांतर है उसको हमने लिखा कैपिटल वी। विभवांतर हमने क्या लिखा? कैपिटल वी। इस सेल से धारा प्रवाहित होगी बाह्य परिपथ में, प्लस के सिरे से ऐसे धारा प्रवाहित होगी, ये ऐसे आएगी, फिर ऐसे से इधर चली जाएगी। धारा का सिंबल क्या हो गया? आई, ठीक ना। फिगर कोई दिक्कत? फिगर में दोस्तों कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ये सेल है और ये सेल है, और सेल का विद्युत वाहक बल, ये आंतरिक प्रतिरोध, ये बाह्य प्रतिरोध, और ये इस बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर, ठीक ना। तो दोस्तों ये जो सेल है, इस सेल से धारा प्रवाहित होगी, तो इस सेल से परिपथ में धारा को प्रवाहित करने में किया गया कार्य, इस सेल से परिपथ में धारा को प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल द्वारा परिपथ में धारा को प्रवाहित करने में किया गया कार्य, प्रवाहित करने में किया गया कार्य, ठीक ना। उसको दोस्तों मैं बोलूँगा W, किया गया कार्य। W इक्वल टू होता है दोस्तों EQ। अब ये सोचोगे आप लाइन, सर ये लाइन कैसे हो गया, ये लाइन याद करना पड़ेगा क्या? नहीं दोस्तों, ये लाइन आपको याद नहीं करना है। ये लाइन कहाँ से हुआ इसको देखो। आपने पोटेंशियल यानी बोले तो वैद्युत विभव की डिफिनीशन सीखा है। पोटेंशियल की डिफिनीशन है V इक्वल टू W अपान Q। और दोस्तों यहाँ पे पोटेंशियल, जब नया सेल है तो पोटेंशियल का काम करेगा कौन? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कौन काम करेगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सेल का विद्युत वाहक बल, तो E के प्लेस पर V के प्लेस पर यहाँ पर हो जाएगा E, W के प्लेस पर W, Q के प्लेस पर Q। तो यहाँ से W इक्वल टू क्या हो जाएगा? EQ। W इक्वल टू क्या हो गया? EQ, वही मैंने लिखा। हम लोग जानते हैं दोस्तों सिंस Q इक्वल टू होता है IT, इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनीशन I इक्वल टू Q अपान T, तो Q इक्वल टू I इंटू T, तो Q के प्लेस पर रखेंगे तो W इक्वल टू हो जाएगा EIT। इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 1। अब दोस्तों ये जो सेल द्वारा परिपथ में धारा को प्रवाहित करने में किया गया कार्य है, ये कार्य दो भागों में बट जाएगा। सेल द्वारा परिपथ में धारा को प्रवाहित करने में जो किया गया वर्क डन है, वह वर्क डन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और कौन कौन से पार्ट में डिवाइड होगा? पहला फर्स्ट पार्ट है इस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में करंट को फ्लो करने में, और सेकंड पार्ट है वह जो स्मॉल रेसिस्टेंस है जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस में करंट को फ्लो करने में किया गया वर्क डन। तो जो अपना दोस्तों वर्क डन है, जो बाह्य कार्य है, वर्क डन है, वह वर्क डन 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे। तो पहला यानी बाह्य प्रतिरोध में धारा को प्रवाहित करने में किया गया कार्य, ये आप लिखोगे बाह्य प्रतिरोध में धारा को प्रवाहित करने में किया गया कार्य। तो उसको मैं बोलूँगा W1 इक्वल टू दोस्तों W के 3-4 फार्मूले होते हैं, मेनली 3 फार्मूले होते हैं। 3 फार्मूले कौन कौन से होते हैं? W इक्वल टू VIT इक्वल टू I स्क्वायर RT इक्वल टू V स्क्वायर अपान R इंटू T। ये 3 फार्मूले हैं W के मेनली। अब इसमें से दोस्तों हम लोग लगाएंगे, पोटेंशियल पता है और रेजिस्टेंस पता है, हम लोग लगा देंगे कौन सा? VIT।
तो W1 इक्वल टू हो जाएगा VI जगह मैंने स्मॉल आई लिखा VIT। ठीक, अब दोस्तों जो W2 हो जाएगा, W2 में क्या लिखोगे पहले कि आंतरिक प्रतिरोध में धारा को प्रवाहित करने में किया गया कार्य। ये तो था कि बाह्य प्रतिरोध में धारा को प्रवाहित करने में किया गया कार्य, ये पार्ट हुआ। दूसरे पार्ट में स्मॉल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस में करंट को फ्लो होने में किया गया वर्कडन, तो वह वर्कडन W2 इक्वल टू हो जाएगा I²RT। इस W1 W2 को जोड़ देंगे, ये W1 W2 इक्वल होगा W के, तो हम लोग कह सकते हैं कि सिंस जो अपना W था वह W दो पार्ट में डिवाइड हुआ। कौन कौन से पार्ट में? W1 प्लस W2 में, या W1 प्लस W2 का सम W हो गया, ऐसे भी समझ सकते हो। इस W के प्लेस पर दोस्तों लिखेंगे EIT, इस वाले W1 के प्लेस पर VIT प्लस इस W2 के प्लेस पर I²RT। यहाँ भी IT, यहाँ भी IT, यहाँ भी IT, सब जगह से IT कैंसिल हो गया। यहाँ भी IT, यहाँ भी IT, यहाँ भी IT कैंसिल। तो यहाँ बचा दोस्तों E इक्वल टू, यहाँ बचा V प्लस यहाँ बचा एक I बचा, एक R बचा। तो V चाहिए अपने को, V इक्वल टू क्या हो जाएगा? E-IR। V इक्वल टू क्या हो जाएगा? E-IR। ये है अपना कि सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। फिर से बार को देखो, सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। ठीक ना। अगर दोस्तों यहाँ से इस फार्मूले में अगर आप देखो कोई सेल है, ओ सेल अगर परिपथ में धारा दे रहा है, सेल अगर परिपथ में धारा दे रहा है तो इसका मतलब है कि E ज़्यादा है और V कम है। अगर सेल खुद धारा लेने लगे तो धारा की दिशा बदल जाएगी। जब धारा दिशा बदल जाएगी, जो I है वहाँ पे माइनस I हो जाएगा। अगर सेल धारा दे रहा है, जब सेल धारा दे रहा है तब उस समय क्या होगा? E इज़ ग्रेटर देन V होगा। अगर सेल धारा लेगा, जब सेल धारा लेगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस I और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस I। तो ये फार्मूला बन जाएगा V इक्वल टू E प्लस IR। V इक्वल टू E प्लस IR। ये फार्मूला तब बनेगा जब कोई सेल धारा लेगा, जब लेगा तो इस केस में V ज़्यादा हो जाएगा, V इज़ ग्रेटर देन E। अगर सेल से परिपथ में कोई धारा प्रवाहित हो ही नहीं रहा है यानी I 0 हो जाएगा। जब I 0 हो जाएगा उस केस में V इक्वल टू हो जाएगा E। उस केस में V इक्वल टू क्या हो जाएगा? E। अगर सेल कोई धारा नहीं दे रहा है, अगर सेल धारा देगा तो E ज़्यादा होगा, सेल धारा लेगा तो V ज़्यादा होगा, सेल से कोई धारा प्रवाहित ही नहीं होगा तो उस समय हो जाएगा V इक्वल टू E। यानी जो E है वह V के बराबर होगा या V E के बराबर होगा। इतनी बात समझ आ गई भैया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ ना कि ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला कैसे निकाला गया? ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला कैसे निकाला गया, इतना इजी वे में हमने बताया आपको कि आपको बढ़िया से कहानी तक की तरह समझ में आया होगा कि जो बाह्य प्रतिरोध है, मतलब सेल द्वारा किया गया कार्य, वो किया गया कार्य दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक बाह्य प्रतिरोध में धारा को प्रवाहित करने में और एक आंतरिक प्रतिरोध को धारा को प्रवाहित करने में। तो बाह्य सेल द्वारा किया गया कार्य W इक्वल टू W1 प्लस W2। W की जगह पे EIT, W1 की जगह पे VIT, W2 की जगह पे I²RT, IT काट दो तो बचा V इक्वल टू V प्लस IR। तो V इक्वल टू E माइनस IR जो हमने यहाँ पे लिखा, V इक्वल टू E माइनस IR। बाकी ये तीन हमने नोट पॉइंट भी यहाँ पे चर्चा कर लिए। ठीक ना। तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन दोस्तों आपका रहा, जो मुझे लगता है कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक ना। चलो भाई इसको इरेज करते दोस्तों। अब हम लोग आ जाते हैं अपने दूसरे वाले डेरिवेशन पर। दूसरा वाला दोस्तों डेरिवेशन है उस पर आते हैं। और ये जो अब की कराने जा रहा हूँ वो तो भाई आपको वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको हम लोग इग्नोर कर सकते थे, इग्नोर नहीं कर सकते थे। हाँ ये है कि ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट हल्का सा कम है विद रिस्पेक्ट टू जो अब की कराने जा रहे हैं उसकी तुलना में इसका इम्पॉर्टेंस थोड़ा सा कम है। अब दोस्तों अपना जो है दूसरा क्या है कि किरचॉफ के नियमों को परिपथ चित्र बनाकर समझाइए। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन लिख लो, किरचॉफ के नियमों को परिपथ चित्र बनाकर समझाइए। मतलब अपने को परिपथ चित्र बना लेना है, परिपथ चित्र बना करके किरचॉफ के नियमों को समझाना है। ठीक ना। तो मेनली दोस्तों अपने को पढ़ना क्या है, किरचॉफ के नियम,
किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के नियम। दोस्तों वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ ने 2 नियम दिए हैं। किरचॉफ ने कितने नियम दिए हैं? 2 नियम दिए हैं। किसके संबंध में? वैद्युत परिपथ के संबंध में। वैद्युत परिपथ के संबंध में किरचॉफ भैया ने कितने नियम दिए हैं? 2 नियम दिए हैं। अब उस 2 नियम में उन्होंने क्या क्या कहा है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो अपने को बढ़िया तरीके से समझना है। तो 2 नियम में उन्होंने जो 2 नियम दिया है, पहले वाले नियम को हम लोग बोलते हैं संधि अथवा धारा का नियम। संधि का नियम अथवा धारा का नियम, धारा का नियम। तो इससे हम लोग बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ। इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं KCL, किरचॉफ करंट लॉ, KCL, किरचॉफ करंट लॉ। अब किरचॉफ करंट लॉ क्या है? एक नंबर में अलग से इंपॉर्टेंट में तो है ही है, बाकी बड़े नंबर में ऐसे पूछा जाता है, किरचॉफ के नियमों को वैद्युत परिपथ बनाकर समझाइए। बड़े नंबर में अलग अलग में, एक अलग अलग पहला वाला नियम, दूसरा वाला नियम अलग अलग भी इंपॉर्टेंट है। बाकी बहुविकल्पी में भी इस वाले से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या जाते हैं? सब चर्चा करेंगे। तो पहले दोस्तों, अगर जब भी आपसे पूछे संधि अथवा धारा का नियम, पर फिगर बनाओगे। क्या फिगर बनाओगे? कुछ इस तरीके से। ऐसे दोस्तों ये जंक्शन है, इस जंक्शन पे बहुत सारे करंट आकर के मिल रहे हैं, या तो यहाँ से करंट जा रहे हैं। ये मान लो दोस्तों, ये करंट यहाँ पे आके, ये मान लो इतने यहाँ पे आके मिल रहे हैं, और ये वाले करंट दोनों जा रहे हैं। तो जो मिल रहे हैं उसका नाम रख दो I1, I2, I3, I4। ये चारों करंट आ रहे हैं। I5 और I6 यहाँ से दूर जा रहे हैं। जो करंट जंक्शन के पास जाएंगे, जो करंट जंक्शन के पास जाएंगे, उसे दोस्तों अपने ऊपर साइन डिपेंड करता है, प्लस में लेना है कि माइनस में लेना है। अगर दोस्तों जो करंट जंक्शन के पास जा रहा है उसको आप प्लस में ले लोगे, जो दूर जाएगा उसको माइनस में लेना पड़ेगा। ठीक है, अपने ऊपर है ये। तो पहला नियम क्या बोलोगे? किसी संधि पर या किसी जंक्शन पर, जंक्शन का हिंदी हुआ संधि, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। द सम ऑफ ऑल करंट्स एट ए जंक्शन इज 0। मतलब किसी भी जंक्शन पर जितने भी करंट हैं वो क्या होते हैं? सभी का सम क्या है? 0 है। तो अब सभी का सम 0 है। क्या मैंने बोला? किसी जंक्शन पर मिलने वाली सभी करंट का सम क्या है? 0 है। जब सभी करंट का सम 0 है तो हमने बताया कि जब रूल लगाएंगे, जो करंट पास में जाएगा प्लस में लेंगे, जो करंट दूर में जाएगा माइनस में लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा I1 पास में जा रहा है प्लस में, I2 पास में जा रहा है प्लस में, I3 पास में जा रहा है प्लस में, I4 पास में जा रहा है प्लस में, I5 दूर जा रहा है माइनस में, I6 दूर जा रहा है माइनस में, इक्वल टू 0। सभी का सम 0, पास में आएगा प्लस में ले लो, दूर जाएगा माइनस में ले लो। तो दोस्तों यहाँ से I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल होगा I5 प्लस I6। और यहाँ से यहाँ तक में आपको क्या बात समझ में आ रही है कि जितना करंट जंक्शन के पास गया उतना ही करंट जंक्शन से दूर गया। यानी जंक्शन के पास आने वाले करंट का सम इक्वल है जंक्शन से दूर जाने वाले करंट के सम के। फिर से एक बार, जंक्शन के पास जाने वाले करंट का सम इक्वल है जंक्शन से दूर जाने वाले करंट का सम के। मतलब जितना करंट जंक्शन के पास गया उतना ही करंट जंक्शन से दूर गया। जितना करंट जंक्शन के पास गया उतना ही करंट जंक्शन से दूर गया। ठीक है, इसका मतलब है दोस्तों कि जितना आवेश जंक्शन के पास आएगा उतना ही आवेश जंक्शन से दूर जाएगा। करंट तभी प्रवाहित होता है, करंट तभी बहती है जब आवेश प्रवाहित होता है। धारा संरक्षण का नियम नहीं लगता है, आवेश संरक्षण का नियम जरूर सुना होगा। 5 ही 6 संरक्षण के नियम हैं। आवेश संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, और उसके बाद संरक्षण के की बोल दे यार इसको, संवेग संरक्षण का नियम। ठीक ना, अच्छा बोला तो संवेग संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, रेखीय संवेग, वही रेखीय संवेग यानी संवेग हो गया। बाकी द्रव्यमान संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम, बस यही 4-5 संरक्षण के नियम होते हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा कि धारा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नाम सुना होगा। तो दोस्तों उसी तरीके से तो ये धारा संरक्षण का नियम नहीं हो सकता है। धारा तभी बहती है जब आवेश बहता है। तो 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि संधि का नियम अथवा धारा के नियम या फिर किरचॉफ का पहला नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, ये आपसे पूछता है।
कि किरचॉफ का पहला नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, तो क्या बोलोगे, किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक ना, पहली बात समझ आ गया, एकदम दिक्कत कोई नहीं ना। फिर से बात समझ लो, पहले नियम ने क्या बताया कि किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के कितने नियम है, 2 नियम है। पहले नियम को क्या बोलते हैं, संधि अथवा धारा का नियम, शॉर्ट फॉर्म में है केसीएल। केसीएल मतलब किरचॉफ करंट लॉ। अब किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है कि किसी जंक्शन पर मिलने वाली सभी करंट का सम 0 होता है। किसी जंक्शन पर मिलने वाली सभी करंट का सम 0 होता है। जो जंक्शन के पास जाएगा उसको अगर हमने प्लस में ले लिया, जो जंक्शन से दूर जाएगा उसको हमने माइनस में ले लिया। और ये साइन अपने ऊपर डिपेंड करता है, अगर जंक्शन से दूर जा रहा है उसको माइनस प्लस में ले लो, तो जंक्शन के जो पास आएगा उसको प्लस में लेना पड़ेगा। उल्टा मतलब हो गया, उल्टा अपना समझ, मतलब जिसमें जो कह रहा हूँ बात आप समझ रहे हो। तो ये क्या है कि यहाँ से यहाँ तक जंक्शन के पास जाने वाले करंट का सम, और यहाँ से यहाँ क्या है, जंक्शन से दूर जाने वाले करंट का सम। तो जंक्शन के पास जाने वाले करंट का सम इक्वल होता है जंक्शन से दूर जाने वाले करंट के सम के। इसका मतलब जितना आवेश यहाँ से जंक्शन के पास जाएगा उतना ही आवेश जंक्शन से दूर जाएगा। इससे निष्कर्ष निकलता है कि किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बढ़िया तरीके से तैयार हो गया होगा, बढ़िया तरीके से तैयार हो गया होगा। एक बार आप भी ऐसे बोल देना जैसे मैंने बोला है, ऐसे एक बार 2 बार बोल के प्रैक्टिस कर लोगे ना, पक्का बता रहा हूँ, नहीं भूलोगे। ठीक है ना, चलो आ जाओ भाई दूसरे नियम पे। दूसरा जो नियम दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं पास अथवा वोल्टता का नियम। किरचॉफ का दूसरा नियम अथवा पास का नियम अथवा वोल्टता का नियम, ठीक ना। तो 3 नाम है दोस्तों, किरचॉफ का पहला नियम अथवा संधि का नियम अथवा धारा का नियम। यहाँ पे किरचॉफ का दूसरा नियम अथवा पास का नियम अथवा वोल्टता का नियम, इसे हम लोग दोस्तों बोलते हैं KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या बोलते हैं, KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ को दोस्तों याद करने के लिए, अच्छा इसको देखो, इसको याद रखने के लिए एक ऐसे याद कर लो, समेशन I = 0, यानी किसी जंक्शन पर मिलने वाली समस्त धाराओं का सम 0 होता है। ऐसे देखो कितना इजी है कि किसी जंक्शन पर मिलने वाली समस्त धाराओं का सम 0 होता है। इस पे कैसे याद रखोगे, समेशन IR = समेशन E, समेशन IR = समेशन E। और पहले फिगर में क्या बनाओगे, जैसे ये दोस्तों जब भी सेल बनाओगे, सेल के साथ एक उसका आंतरिक प्रतिरोध लगाओगे, ठीक ना। और यहाँ पे दूसरा सेल अगर हमने लिया, दूसरा सेल लगाया तो उसके साथ भी हमने एक प्रतिरोध ले लिया। और तीसरा हमने यहाँ पे सेल लगा सकते थे लेकिन हमने सेल नहीं लगाया, हमने सिर्फ प्रतिरोध ले लिया। बाकी आपके ऊपर है, सेल भी लगा सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये पहला सेल है, इसका विद्युत वाहक बल E1, ये प्रतिरोध है। अगर आंतरिक प्रतिरोध लिए होते तो हम लोग डब्बा वाला चिन्ह बनाते, नहीं लिए केवल ऐसे R1 लिख दो। ये दूसरा सेल है, इसका आंतरिक प्रतिरोध A2, प्रतिरोध है R2, और ये तीसरा प्रतिरोध इसको ले दो R3, ठीक ना। ये दोस्तों यहाँ से यहाँ तक एक बंद पास है, ठीक ना। नाम मैं रख दूँ ABCD, ये एक बंद पास है। CDEF ये दूसरा बंद पास है, ठीक ना। ABCD एक बंद पास है, CDEF दूसरा बंद पास है। मैंने यहाँ पर लिखा बंद पास 1 और ये है बंद पास 2, ठीक ना। अब इस नियम को कैसे बोलोगे कि किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में, इतना अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है कोई बात नहीं। बहने वाली धाराओं और संगत प्रतिरोधों के गुणे का बीजगणित योग। बहने वाली धाराओं और प्रतिरोध, धारा और प्रतिरोध के गुणे का सम, धारा प्रतिरोध में गुणा है ना, I और R, इसका मतलब कि I और R के बीच में क्या है, गुणा है, I × R है। तो धारा प्रतिरोध के गुणनफल का योग, ये हो गया योग, धारा प्रतिरोध के गुणनफल का योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। बस इतना याद करना है। और ये वर्ड आपको कहाँ से बनाना है, यहाँ से बनाना है। धारा प्रतिरोध के गुणा का योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। एक बार और दोस्तों, एक बार और सुनना, उसके बाद अपने मन से बोलने का प्रयास करना। धारा और प्रतिरोध के गुणे का योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। 3 बार हमने रिपीट कर दिया, ठीक ना। तो अब दोस्तों ये तो हो गया नियम,
और नियम के बाद उस जैसे यहाँ पे नियम, नियम के बाद ये फिगर, फिगर के बाद थोड़ा सा डेरिवेशन, तो नियम, नियम के बाद ये फिगर, फिगर के बाद थोड़ा सा डेरिवेशन, और डेरिवेशन के बाद जैसे यहाँ पे था आवेश संरक्षण पर आधारित है, वैसे यहाँ पे ये किसके संरक्षण पर आधारित है, इस बात को। तो पहले हम लोग थोड़ा डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन करने के लिए दोस्तों यहाँ पे जैसे रूल था कि जब हम लोग संधि के पास जाएंगे तो प्लस ले लेते हैं, संधि से दूर जाएंगे तो माइनस में। ऐसे दोस्तों यहाँ पे जब दोस्तों देखो हम लोग यहाँ से मान के चलो कि हम धारा दिशा में चल रहे हैं, और धारा जब भी प्रवाहित होता है प्लस वाले सिरे से, प्लस वाले सिरे से, तो इसका मतलब है कि धारा की दिशा में चलेंगे तो धारा कभी चलता है हमेशा प्लस वाले से, प्लस वाले से चलता है धारा दिशा। अभी मैंने बताया था, सेल जब बताया था वहाँ पे, अगर धारा दोस्तों प्लस वाले सिरे से चल रहा है, अगर धारा प्लस वाले सिरे से चल रहा है तो धारा और प्रतिरोध, धारा और प्रतिरोध के गुणा को पॉजिटिव लेंगे। अगर दोस्तों हम लोग जैसे मान चलो कि धारा इधर चल रहा है, हम इधर जा रहे हैं, तो उल्टा ले लेंगे, माइनस में ले लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आया कि धारा की दिशा में चलेंगे तो धारा और प्रतिरोध के गुणा को पॉजिटिव लेंगे। अच्छा, अगर दोस्तों धारा की दिशा में चलेंगे, जो सेल है उस सेल को भी पॉजिटिव लेंगे। इसका मतलब है दोस्तों, इसका मतलब है कि धारा की दिशा में चलने पर, इसका मतलब धारा की दिशा में चलने पर आई और आर वो भी पॉजिटिव होता है, और ई वो भी पॉजिटिव होता है। आई और आर जो है वो भी पॉजिटिव होता है, और ई जो है वो भी पॉजिटिव होता है। आई और आर जो होता है वो भी पॉजिटिव होता है, और जो दोस्तों ई है वो भी पॉजिटिव होता है। कब? जब हम लोग धारा की दिशा में चलते हैं, करंट की डायरेक्शन में चलते हैं तब। ठीक ना? तो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो इसको मैं ये इसको हटा दूँ केवल भाई, ये इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पे अब बंद पास एक में, हमने एक लिखा हुआ ना, बंद पास एक में, बंद पास एक में दोस्तों ऐसे आपको लिख करके ये नियम पूरा जो मैंने वर्ड में बोला उसको लिखना पड़ेगा, फिर इसको, फिर ये फिगर बनाना पड़ेगा जो मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ उसको, तब पूरा का पूरा नंबर हलोर के मिलेगा। बंद पास एक में धारा है, ये धारा का नाम रख दो I1, इस वाले सेल से धारा मिला इधर वाली दिशा में I2, I1 I2 यहाँ पे आके मिल गए, तो इसमें जो धारा जाएगा उसका नाम हो जाएगा I1 प्लस I2। तो I1 प्रतिरोध क्या है R1, यहाँ से ही चल रहे हैं, ये देखो ऐसे चल रहा हूँ मैं, यहाँ से आया, अब फिर मैं इधर जाऊँगा, धारा इधर आ रहा है, मैं उधर जा रहा हूँ, धारा इधर आ रहा है दोस्तों, मैं उधर जा रहा हूँ, क्या हुआ माइनस में, माइनस में I2 R2 इक्वल टू, धारा की दिशा में चला तो प्लस में E1, धारा इधर जा रहा है मैं इधर चल रहा हूँ, माइनस में E2। धारा की दिशा में चलेंगे प्लस में, दोनों प्लस में, यानी I और R का गुणा भी प्लस में, E भी प्लस में। धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे, दोनों माइनस में। इसमें आ जाओ, बंद पास दो में, बंद पास दो में, बंद पास दो में KVL से, बंद पास एक में KVL से जब KVL लगाएंगे, धारा क्या है I2, प्रतिरोध क्या है R2, धारा ऐसे आया, आप इधर जाएंगे प्लस में हो जाएगा, देखो धारा दिशा में जा रहे हैं तो प्लस में प्लस, धारा क्या है I1 प्लस I2, प्रतिरोध क्या है R3 इक्वल टू, इसमें केवल एक ही सेल लगा हुआ है और उसमें मैं धारा की दिशा में चल रहा हूँ E2। बस दोस्तों इतना करना है। अच्छा, अब ये किसके संरक्षण पर आधारित है, किसके संरक्षण पर आधारित है, इसको प्रूफ करने के लिए, किसके संरक्षण पर आधारित है इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें किसके संरक्षण पर आधारित है इसको प्रूफ करने के लिए E विद्युत वाहक बल है। क्या है? विद्युत वाहक बल। और विद्युत वाहक बल अभी आपने देखा E इक्वल टू क्या होता है, W/Q, यानी एकांक परीक्षण आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य। इसका मतलब एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य है दोस्तों, कार्य है। ठीक ना? और V और I R, V इक्वल टू ओम सलाह पढ़े है ना, V इक्वल टू IR वोल्टेज, और वोल्टेज V इक्वल टू क्या होता है, W/Q, यानी एकांक परीक्षण आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य, यानी ये भी कार्य है, विभवांतर भी कार्य है, विद्युत वाहक बल भी कार्य है, यानी कार्य है। तो दोस्तों कार्य प्रकार की ऊर्जा होती है। कार्य संरक्षण का नियम कभी नहीं पढ़ा है, कार्य संरक्षण का नियम कभी पढ़ा है, कभी नहीं पढ़ा है, ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा है। क्या पढ़ा है? ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा है। इसका मतलब है दोस्तों विद्युत वाहक बल भी एक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य है, ये विभव है, विभव भी आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य है, और कार्य प्रकार की ऊर्जा होती है। इसका मतलब है किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है।
किसके सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, क्या रिपीट कर रहा हूँ कि पहले बताओगे किरचॉफ का वोल्टता या पास या फिर केवीएल क्या है? कहोगे कि धारा और प्रतिरोध के गुणा का योग है उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। नियम हो गया। नियम बनाने के बाद दोस्तों ये फार्मूला लिखोगे, फार्मूला लगाने के बाद ये फिगर के बाद बंद पास 1 में केवीएल से ये लाइन, बंद पास 2 में केवीएल से ये लाइन, और लास्ट में विद्युत वोल्टता का नियम या पास का नियम या किरचॉफ का दूसरा नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो क्या बोलोगे? एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के बेस पर आधारित है। ठीक ना? तो ये दो बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए हो गए। ठीक है, किरचॉफ का नियम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। यहाँ पे ये रूल कोई याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना जानो कि धारा की दिशा में चलेंगे तो दोनों प्लस में, धारा दिशा में चलेंगे दोनों प्लस में, मतलब आई और आर का गुणा वो भी प्लस में और ई वो भी प्लस में, और उल्टा चलेंगे दोनों माइनस में। बस इतना ध्यान रखना है। बाकी देखोगे दोस्तों अलग अलग रूल अलग अलग तरीके से नियम बताते हैं, नियम याद करने में भेजा खराब हो जाता है, कुछ नहीं याद करना है आपको, बस ऐसे ही। बाकी न्यूमेरिकल करवा दूंगा मैं, काम चलाओ कह रहा हूँ कि आपका काम भर का आपका न्यूमेरिकल करा दूंगा, ताकि आपका किरचॉफ पे आधारित अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो आप अच्छे से वहाँ पे कर सको। ठीक ना? ये भाई हो गया, इरेज करें, इसको इरेज कर देते हैं दोस्तों। और एक और अच्छा, अब देखो इसी चीज़ को कैसे कैसे अलग अलग चीज़ों में पूछा गया है। इसको अलग अलग चीज़ों से पूछा तो गया है, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला क्वेश्चन पाते हैं, और उसको जो है कई लैंग्वेज में पूछा गया, मतलब कई अलग अलग तरीक़ों से पूछा गया है। उस तरीके के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ, और एक क्वेश्चन आपको लिख लेना है, बाकी क्वेश्चन को सुन लेना है कि कैसे कैसे घुमा के क्वेश्चन आता है। ये जो मैंने बताया ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और जो व्हीटस्टोन बताने जा रहा हूँ वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक ना? तो आज के डेरिवेशन में 3 डेरिवेशन बता रहा हूँ, जिसमें से 2 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जो मैंने 2 बता चुके हैं उसमें से दूसरा वाला, और जो अब बताने जाएंगे वो तीसरा वाला। दोस्तों आज का तीसरा वाला जो डेरिवेशन है वो मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। और नाम देखो पहले क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा गया है। किसी वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियमों का उल्लेख कीजिए। अभी हमने दोनों नियमों का उल्लेख किया है, फिर भी अगर आपको दोनों नियमों का उल्लेख करने को कह रहा है तो ये नियम कैसे लगाए जा रहे हैं, फिगर बना सकते हो, वर्ड लिख सकते हो, बाकी और सब चीज़ें इग्नोर कर सकते हो, चलेगा। उल्लेख कीजिए तथा उसकी सहायता से किसी व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन होने का प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपसे क्या कह रहा है? किरचॉफ के दोनों नियमों का उल्लेख कीजिए। किरचॉफ के दोनों नियम कौन कौन से थे? अब तो भी मैंने रिपीट किया, फिर एक बार हल्का सा। पहला नियम था आपका संधि या धारा का नियम, संधि या धारा का नियम, संधि या धारा का नियम। संधि या धारा के नियम को याद रखने के लिए समेसन आई = 0 याद कर सकते हो। दूसरा नियम जो है, दूसरा नियम क्या था? पास या वोल्टता का नियम। दूसरा नियम क्या है? पास या वोल्टता का नियम, पास या वोल्टता का नियम। तो पास या वोल्टता का नियम को याद रखने के लिए क्या याद रखोगे? समेसन IR = समेसन E। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग 0 होता है। धारा प्रतिरोध के गुणा का योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। ऐसे किरचॉफ का पहला नियम या धारा का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और ये वाला किसके संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बाकी दोनों का फिगर। इसके बाद कह रहा था इसमें उसकी सहायता से किसी व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन होने का प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। व्हीटस्टोन सेतु दोस्तों आपसे कह रहा है कि व्हीटस्टोन सेतु। तो दोस्तों पहले नंबर पे व्हीटस्टोन सेतु, सेतु में छोटा कौन सा वो रहेगा भाई? सेतु ये वाला सेतु। तो व्हीटस्टोन सेतु क्या है दोस्तों? व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा मतलब जटिल परिपथ होता है, जटिल परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं और प्रतिरोधों का मान ज्ञात करने के लिए जो संरचना बनाई गई है, उसी संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन सेतु क्या है, तो आप क्या बताओगे? जटिल परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं और प्रतिरोधों का मान ज्ञात करने के लिए बनाई गई संरचना को क्या बोलते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। ठीक, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन
अब वी स्टूडेंट ब्रिज के संतुलन को दिखाने के लिए पहले एक फिगर बनाते हैं। वो फिगर ज़रा ध्यान से समझना। कितने लोग फिगर इतना टेढ़ा बना देते हैं पूछो मत। तो दो बिंदु यहाँ पे दिए, तीसरी बिंदु जितना यहाँ पे ये गैप है कोशिश करो कितना यहाँ पे गैप आए, और चौथा जितना यहाँ पे सबका गैप बराबर हो ताकि ये समचतुर्भुज बन पाए। अब दोस्तों यहाँ पे एक प्रतिरोध लगाओ, ऐसे एक प्रतिरोध, यहाँ भी एक प्रतिरोध लगाओ, मतलब चारों में प्रतिरोध लगा दो, चारों में एक एक प्रतिरोध ऐसे लगा दो, ठीक ना। और यहाँ को इसके एक बिकड़, इसको बिकड़ बोलेंगे, एक बिकड़ में सेल लगा दो। ये सेल हो गया, बैटरी हो गया, और बैटरी को चालू या बंद करने के लिए कुंजी लगा दो। और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा दो, और गैल्वेनोमीटर के साथ एक कुंजी लगा दो, या ऐसे। ये फिगर हो गया। अब इस फिगर में आप यहाँ पे बना सकते हो, यहाँ बना सकते हो पॉइंट, ये जो समचतुर्भुज बना है उसका नाम लिख सकते हो ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, और यहाँ पे डी। बाकी इस वाले प्रतिरोध का नाम P, इस वाले का नाम Q, इस वाले का नाम R, और इस वाले का नाम S। P, Q, R, S क्या है? चार प्रतिरोध हैं। जबकि A, B, C, D क्या है? एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज के चारों भुजाओं में हमने चार प्रतिरोध लगाया। कौन कौन लगाया? P, Q, R, S। जबकि इसके दोनों बिकड़ में, एक बिकड़ में सेल और कुंजी, दूसरे बिकड़ में एक धारा मापी और कुंजी लगा देते हैं। धारा मापी के विषय में दोस्तों अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे वहाँ पे। फिलहाल अभी इतना जानो कि धारा मापी एक ऐसी डिवाइस है जो धारा के संसूचन, जो धारा की डिटेक्शन के काम आता है। धारा मापी दो प्रकार का होता है, यानी धारा मापी को मीटर में चेंज कर देते हैं, धारा मापी को वोल्ट मीटर में चेंज करते हैं। कैसे कैसे चेंज करते हैं वो सब आएगा, वहाँ बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे इतना जानो कि धारा मापी का काम है कि धारा का संसूचन करना, डिटेक्शन बताना कि धारा है या नहीं है, डिटेक्ट करना। धारा मापी को दो तरीके से चेंज करते हैं, धारा मापी को मीटर में, धारा मापी को वोल्ट मीटर में। तो ये व्हीटस्टोन सेतु, अब ये व्हीटस्टोन सेतु संतुलित है या नहीं है, तो इसके किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का अनुपात, किसी दो संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होना चाहिए। हमने क्या बोला? कोई भी व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज या बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कब कहलाएगा? कोई व्हीटस्टोन ब्रिज है वह व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कब कहलाएगा? जब इसके किन्हीं दो एडजेसेंट साइड का रेशियो, यानी किसी दो संलग्न भुजाओं का अनुपात, ये दोनों दोस्तों संलग्न भुजाएं हैं, ये भी संलग्न भुजाएं हैं। किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है, किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर है, तो ऐसे व्हीटस्टोन ब्रिज को संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा कि अगर ऐसा हो जाए, यानी P/Q, यानी इसका रेशियो का अनुपात बराबर हो R/S, ऐसा हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज बोलेंगे, ठीक ना। तो अपने क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि संतुलित व्हीटस्टोन होने का प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। ये प्रतिबंध ज्ञात करना है, और कैसे ज्ञात करना है? किरचॉफ के नियमों का यूज करके, ठीक ना। अभी तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बताया, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ये चीज़ तो आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। व्हीटस्टोन सेतु कोई पूछे क्या बताओगे? जटिल परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं और प्रतिरोधों के मान को ज्ञात करने के लिए बनाई गई संरचना व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाती है, ठीक। व्हीटस्टोन ब्रिज में जो मैंने बोला सब कुछ नहीं याद करना, बस केवल फिगर बनाने आना चाहिए। मैंने क्या बोला केवल सुन लो। व्हीटस्टोन ब्रिज में मतलब एक ABCD नाम का एक समचतुर्भुज होता है, जिसके चारों भुजाओं में PQRS नाम का चार प्रतिरोधों को जोड़ दिया जाता है। इसके एक बिकड़ में सेल और कुंजी, दूसरे बिकड़ में गैल्वेनोमीटर और कुंजी लगा दिया जाता है। कोई भी व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज तब कहलाता है जब इसके किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ये सब दोस्तों आपको एकदम नहीं याद करना है, केवल और केवल फिगर बनाने आना चाहिए बस, ठीक है। अब आते हैं, इसको हम लोग ये चीज़ प्रूफ करते हैं। यही चीज़ आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, तो फिगर ऐसे बना देना। फिगर बनाने के बाद जैसे ही कुंजी को ऑन करोगे, ये सेल धारा देना चालू कर देगा, और सेल जो धारा देगा उसकी दिशा क्या होगी? प्लस से माइनस की ओर, यानी प्लस से शुरू होगा और प्लस से होते होते माइनस की ओर जाएगा। तो यहाँ शुरू हो गया, जब धारा यहाँ पहुँचेगा दो पार्ट में बच जाएगा, यहाँ पे कुछ और कुछ यहाँ पे मान लो दोस्तों I1, और यहाँ पे मान लो कि I2, यहाँ पे I1, यहाँ पे I2। हम लोग चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार से सेट करते हैं, कि ये जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं जा रहा है,
अगर इसमें कोई धारा नहीं जा रहा है तो ये धारा जो I1 यहाँ पहुँचा है वही I1 इसमें भी जाएगा, और जो I2 यहाँ पाया है वही I2 इसमें जाएगा। यहाँ से I1 यहाँ से I2 मिल करके वापस I1 प्लस I2 हो जाएगा, जो वापस सेल में चला जाएगा। ठीक ना। फिर से जैसे कुंजी को ऑन करोगे सेल धारा देना शुरू करेगा। जब सेल धारा देगा तो धारा क्या मिलेगी, I। वह I दोस्तों यहाँ पहुँचेगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा, I1 और I2। ये I1 यहाँ पहुँचेगा। जब यहाँ पहुँचेगा तो गैल्वेनोमीटर में कोई धारा जा ही नहीं रहा है। हमने चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार से सेट कर दिया है कि इसमें कोई धारा जा ही ना, मतलब जब नहीं जाएगा जो I1 यहाँ से आया वही I1 इसमें जाएगा, जो I2 यहाँ से आया वही I2 यहाँ चला आएगा। ठीक ना। अब दोस्तों इसमें बंद पास देखो, एक बंद पास है आपका ABDA और दूसरा बंद पास है BCDB। ठीक ना, दो बंद पास हैं। तो पहले बंद पास की मैं बात करता हूँ, ABDA बंद पास ABDA में KVL से तो KVL रूल में हमने क्या सीखा, पहला वाला तो KCL है, दूसरा वाला KVL है। KVL क्या है, धारा की दिशा में चलेंगे तो धारा की दिशा में चल रहा हूँ तो धारा दिशा में धारा और प्रतिरोध, धारा क्या है I1, प्रतिरोध क्या है P, इसकी गुणा प्लस में। क्यों प्लस में, क्योंकि धारा दिशा में चल रहे हैं। फिर यहाँ में कोई धारा ही नहीं है, इधर आ रहे हैं, इधर आऊँगा धारा है इधर, मैं जा रहा हूँ इधर तो माइनस हो जाएगा, पहले माइनस लगा दो। माइनस लगाओगे धारा क्या है I2, धारा है I2, प्रतिरोध क्या है R इक्वल टू इस वाले बंद पास में कोई सेल लगा है क्या, इस वाले बंद पास में कोई सेल लगा है क्या, तो आप कहोगे नो सर कोई सेल नहीं लगा, 0। तो I1P इक्वल टू I2R, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब आ जाओ बंद पास BCDB, बंद पास BCDB में बंद पास BCDB में KVL से। अब यहाँ पे दोस्तों KVL लगाएंगे। जब KVL वही KVL है, धारा की दिशा में चलेंगे, धारा प्रतिरोध का गुणा पॉजिटिव, तो धारा क्या है I1, प्रतिरोध क्या है Q, I1 Q, प्लस में माइनस में प्लस में, क्यों, धारा की दिशा में चल रहा हूँ। इधर आएंगे, धारा आ रही है इधर से, हम जा रहे हैं इधर से, माइनस हो जाएगा, माइनस धारा क्या है I2, प्रतिरोध क्या है S, कोई सेल लगा है क्या इसमें, इस वाले दोस्तों बास में कोई सेल नहीं लगा है, तो विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, 0। तो I1Q इक्वल टू I2S, समीकरण नंबर हो गया आपका 2। समीकरण 1 में 2 से भाग दे दो तो I1P अपान I1Q इक्वल टू I2R अपान I2S। तो I1 I2 कैंसिल हो जाएगा, P अपान Q इक्वल टू R अपान S। ये दोस्तों आपका आ गया। बताओ कितना ईजी है कि नहीं। दोस्तों वर्ड आपको नहीं लिखना है, वर्ड नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। मैं काम भर का वर्ड लिख दे रहा हूँ, इतने वर्ड से भी काम आपका चलेगा। ये जो मैंने फलाना ढिकाना वगैरह वर्ड बोला है ना, आपको समझ में आने के लिए बोला है। और क्या समझ रहे हो, लिखने के लिए बोला है क्या, नहीं, लिखने के लिए हमने वर्ड नहीं बोला है, समझने के लिए वर्ड बोला है। भैया ये चीज़ है, ठीक है। और इस तरीके से आप करोगे, बताओ आपको आनंद आएगा नहीं, आनंद आ गया होगा, मज़ा आ गया होगा। और इस चैप्टर के जो डेरिवेशन हैं, वो डेरिवेशन पे आपकी 2 वीडियो देखने के बाद अच्छी खासी डेरिवेशन पे पकड़ भी हो गई होगी। तीसरा चैप्टर जो दोस्तों बहुत खतरनाक चैप्टर लगता है, अच्छे लोगों की पसीने छूट जाते हैं चैप्टर 3 से, धारा विद्युत से। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके एग्ज़ाम में केवल सिलेबस में पढ़ने को है, बाकी एग्ज़ाम में नहीं आती, उसको साइड रखो ना भैया। एग्ज़ाम टाइम में अपने को नंबर पाने के लिए उन चीज़ों पे टाइम दो जो आपके एग्ज़ाम से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताओ जो सेलों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, मिश्रित क्रम संयोजन, उसके बड़े भयंकर फार्मूले, क्या ज़रूरत है इस टाइम याद करने को। इस टाइम दोस्तों उस पर कोई टाइम मत दो, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, उस पर समय दे मेरे भाई, उस पर आपको समय देना है, ना कि ऐसे चीज़ों को जो आपके एग्ज़ाम में जल्दी नहीं पूछे जाते हैं, जो आपको जल्दी याद भी नहीं हो रहे हैं, दिमाग ख़राब हो रहा है, एग्ज़ाम सर पे है, टेंशन बहुत हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहे हो। कहाँ है डिप्रेशन में जा रहे हो भाई, आप क्या करो, सिर्फ और सिर्फ जितना बताया जा रहा है उतने को इम्पॉर्टेंट मान करके, उतने को बढ़िया तरीके से, मैं खुद ज़्यादा करवा रहा हूँ। न्यूमेरिकल थोड़ा सा कम हो जा रहा है, बाकी डेरिवेशन मैं नहीं छोड़ रहा हूँ।
डेरिवेशन दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि डेरिवेशन जितना ज़्यादा आपको कराए रहेंगे, अगर डेरिवेशन के फार्मूले याद रहेंगे, अगर क्वेश्चन आ गया वहाँ पे डेरिवेशन का ऑप्शन नहीं रहा, दोनों मतलब ये करो अथवा ये करो, दोनों में अगर क्वेश्चन ही आ गए, न्यूमेरिकल ही आ गए, अगर डेरिवेशन सीखे रहोगे बढ़िया तरीके से, फार्मूले दिमाग में रहेंगे, तो आप उस क्वेश्चन को करने की क्षमता रहेगी आपको। लेकिन जब डेरिवेशन ही नहीं किए रहोगे, फार्मूले ही नहीं याद रहेंगे, तो क्वेश्चन पढ़ोगे कहोगे यार ये तो मेरे बस का ही नहीं है। तो डेरिवेशन पे ज़्यादा समय इसलिए दे रहे हैं, बाकी न्यूमेरिकल भी समय दे रहे हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में जितना न्यूमेरिकल बता रहे हैं उसको न्यूमेरिकल को एक भी न्यूमेरिकल कम करना आपको है ही नहीं है। न्यूमेरिकल खुद कम है, ऑलरेडी पहले से कम है, उसको और कम करोगे तो गलत बात हो जाएगी, ठीक ना। अब दोस्तों देखो, जो मैंने यहाँ पे कराया है इसी चीज़ को और घुमा फिरा के कैसे पूछा गया है। घुमा फिरा के दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या है जो 2019 में पूछा गया था, किरचॉफ के नियमों की सहायता से किसी व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था के लिए सिद्ध कीजिए कि P/Q = R/S। मतलब जो हमने कराया है वही वैसे वही पूछा हुआ है, बस जो एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें नहीं पूछा गया, आपकी बार में नहीं पूछा गया। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया 2017 में, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उनकी भुजाओं के प्रतिरोधों में संबंध स्थापित कीजिए। लो भाई, यही मतलब दोस्तों यही चीज़ अलग अलग तरीके से पूछा गया। और देखो कैसे पूछा गया है, व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ आरेख खींचिए। परिपथ आरेख भाई यही है, परिपथ आरेख खींचिए तथा संतुलन के प्रतिबंध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। संतुलन के प्रतिबंध का व्यंजक ये हो गया। और आगे क्या कह रहा है, सेल तथा धारामापी की स्थिति को आपस में बदल दें। सेल को यहाँ से यहाँ पे लगा दो, धारामापी को यहाँ से यहाँ पे लगा दो, तो आपस में बदल दें तो संतुलन की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर दोस्तों एक लाइन में सुन लो बस, कि सेल तथा धारामापी की स्थिति को आपस में बदल देने से, अब आपस में सेल तथा धारामापी की स्थिति को आपस में बदल देने से सेतु की संतुलन की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सेल तथा धारामापी की स्थिति को आपस में बदल देने से सेतु की संतुलन की अवस्था पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक ना दोस्तों। बस इतना ही है आपके, बाकी मीटर सेतु आपके सिलेबस में नहीं है, प्रैक्टिकल में है, प्रैक्टिकल आप लोग किए होंगे, ठीक है। तो अब दोस्तों ये रहा आपका चैप्टर नंबर 3 का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जिसमें से दोस्तों मैंने 4 उसमें कराया, 3 इसमें कराया, नहीं 4 3 7 टोटल 7 डेरिवेशन, और 2 चैप्टर 2 वीडियो में। दोनों वीडियो को बढ़िया तरीके से मिलाकर देख लोगे और देख लिए होगे तो आपको लगा होगा कि भैया अपना चैप्टर 3 बढ़िया तरीके से तैयार हो गया है। अब दोस्तों बारी है चैप्टर 3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल की, जिसको देख करके आप तो भैया एकदम डर जाते हो। आपको लग जाता है सर ये न्यूमेरिकल हमसे नहीं हो पाएगा, न्यूमेरिकल हमको बहुत डर आता है। फिजिक्स में अगर बहुत डर लगता है तो न्यूमेरिकल में बहुत डर लगता है। तो कुछ चुनिंदे न्यूमेरिकल को शामिल करते हैं चैप्टर 3 के। कम से कम दोस्तों कोशिश करेंगे कि 10 से 15 के बीच में न्यूमेरिकल रखें, और 10 से 15 के बीच में जो न्यूमेरिकल रखेंगे उसी न्यूमेरिकल का बढ़िया से आपको क्या कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिना डर के पढ़ाई लिखाई धुआंधार जबरदस्त तरीके से करते रहिए। फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, राधे राधे।